हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट पायल जैन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर टारगेट फॉर आईक्यू पर ट्रिक लॉ सीरीज की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें कि फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन था वो आईपीसी बेस्ड था, थर्ड जो था वो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड था, और जो ये अब फोर्थ क्वेश्चन है ये अब आईपीसी से रिलेटेड है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिर्फ प्री में नहीं, प्री में तो आते ही आते हैं, वो मेंस में भी इक्वली पार्ट प्ले करते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ये है क्या। इसमें लिखा गया है ए एन इलिटरेट बॉय। ए नाम का एक अनपढ़ लड़का जो कि सर्वेंट है, और वो है कितने साल का? 8 साल का। 8 साल का वो लड़का है। स्टोल अ न्यू पार्कर फाउंटेन पेन वर्थ ₹300। 300 रुपए का पार्कर पेन उसने चोरी कर लिया फ्रॉम द टेबल ऑफ हिज एम्प्लॉयर एंड सोल्ड इट टू बी। बी को उसने बेच दिया, जो कि एक स्टूडेंट है 21 साल का। कितने में? 20 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। ए एंड बी आर पुट ऑन ट्रायल। ए और बी को ट्रायल पे रखा गया। तो आपको बताना है कि दोनों ने क्या ऑफेंस कमिट किया है। ऑप्शन है आपका ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बी इज हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 420। बी ऑप्शन, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, बी इज हेल्ड नॉट गिल्टी। C. A has committed an offense of theft. B has committed offense for stolen property. D option, A has committed dishonest misappropriation of property. B has committed offense for cheating. वीडियो पॉज करके आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं किसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए एनालाइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर इसमें से जो ऑप्शन है वो है तो क्यों है, और बाकी जो नहीं है वो क्यों नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप फर्स्ट ऑप्शन पर आइए कि ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड बी इज हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 420। आपने आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 पढ़े होंगे, जिसमें लिखा होता है कि जो चाइल्ड है वो उनको इम्यूनिटी दी गई है इसमें, कि उनको लायबल नहीं ठहराया जाएगा फॉर एन ऑफेंस। तो जहां हम सेक्शन 82 की बात करते हैं वहां पे बात की गई है कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से क्या रखा जाएगा? इम्यून रखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक बात है, तो 7 साल के बच्चे तो टोटली इम्यून है। तो यहाँ पर बात की गई है 8 साल के बच्चे के। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो किस सेक्शन में फॉल करेगा? वो फॉल करेगा सेक्शन 83 में, जो की बात करता है चाइल्ड above the age of 7 and below the age of 12। तो इसमें जो है, इसमें भाई 82 में तो उनको प्योर इम्यूनिटी मिली हुई थी कि भाई क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो बिल्कुल बचे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइड लाइबिलिटी कही जाती है। क्वालिफाइड लाइबिलिटी कैसे? कि क्वालिफाइड लाइबिलिटी ऐसे कि इसमें लेवल चेक किया जाता है बच्चे का टू अंडरस्टैंड कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सफिशिएंट मेच्योरिटी कैसी है, उसका जो कंडक्ट, जो उसने कंडक्ट किया है वो उसको उसकी नॉलेज है या नहीं है। तो इसीलिए इस सब के बाद, ये सब जानने के बाद जो है कोर्ट जो है वो ऑब्जर्व करेगी कि उसका एक्ट जो था वो इनोसेंट था या उसको हेल्ड किया जाएगा गिल्टी। ठीक बात है। तो इसमें यही जो सेक्शन 83 है उसमें ये लिखा हुआ है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 एंड बिलो द एज ऑफ 12, जो कि क्या है? हु हैजंट अटेन्ड, जिसने अभी तक अटेन नहीं किया सफिशिएंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। सही बात है। ठीक, तो यहाँ पर जो उसने, यहाँ पर देखिए उसने न्यू पार्कर पेन चुराया। अब यहाँ तक तो ठीक है कि शायद नहीं पता होगा, उसने इनोसेंटली उठा लिया। लेकिन यहाँ पर आगे बात की गई है कि उसने 20 रुपए में एक बच्चे को बेच भी दिया था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक बात है। और बी इज हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 420। जो इसको जो स्टूडेंट था जो 21 ईयर्स का था, जिसको ये बेचा गया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर कि वो सेक्शन 420 आईपीसी में फॉल करे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली उसने इंड्यूस नहीं किया है टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़े सेक्शन 420 के तो वो इसमें फॉल नहीं कर रहा। नेक्स्ट, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बी इज हेल्ड नॉट गिल्टी। क्या ये बात सही है कि बी को क्या पता था कि वो बच्चा चोरी के लिए आया है? क्या है, हमें क्या पता। ठीक, नेक्स्ट है आपका ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड बी हैज कमिटेड ऑफेंस फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें जो बात करनी है, अब देखिए ए तो रूल आउट हो गया बिल्कुल।
अब हम बी की अगर बात करें, बी जो है, किसी को भी, जो भी एक साउंड माइंड का पर्सन होगा उसे पता होगा कि पार्कर का पेन 20 रुपए का नहीं आता। अगर वो 20 रुपए का बेच रहा है तो यानी कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही होगी। तो इसलिए ए जो है वो जो बी है वो गिल्टी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इसको भी रूल आउट कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर हम डी की बात करें, ए हैज कमिटेड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड बी हैज कमिटेड ऑफेंस फॉर चीटिंग अंडर सेक्शन 415। क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी होता है, इसमें जब आप पहली बार प्रॉपर्टी को लेते हैं तब आपकी जो इंटेंशन होती है वो ऑनेस्ट होती है, वो ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप लेते हैं, लेकिन बाद में उसे आप मिसअप्रोप्रिएट करते हैं। तो ये भी आपका रूल आउट हो गया। और 415 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें फॉल नहीं करते। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इज सी, A has committed an offense of theft and B has committed offense for stolen property। अब यहाँ पे जो 8 साल का बच्चा है, इसने पेन चुराया, पेन चुराने के बाद उसने उसको बेचा, तो यानी कि ये तो बात साबित हो गई है कि उसको सफिशिएंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इतनी मेच्योरिटी थी उसकी, उसको अपना कंडक्ट पता था कि व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद दिस स्टोलन पेन, दैट ही सोल्ड दैट पर्टिकुलर पेन टू अ स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल नहीं शो करता कि वो एक इनोसेंट चाइल्ड था। ठीक बात है। तो इसलिए यानी कि उसको तो सजा होगी ही होगी। तो इसमें एक केस आया था, जो कि केस था, बहुत पुराना केस है, 1886 का है, क्वीन वर्सेस बेगाराई कृष्णा। मैं केस का नाम लिख देती हूँ, क्वीन वर्सेस बेगाराई कृष्णा। ये आपका 1886 का क्वेश्चन है। इस केस में क्या हुआ था कि एक देर वॉज अ चाइल्ड ऑफ 9 years old, 9 साल का एक लड़का, 9 साल का एक बच्चा था जिसने स्टोल किए थे ऑर्नामेंट्स, जो कि कितने रुपए के थे? 2.8 रुपीज के थे। 1886 में 2.8 रुपीज बहुत सारे होते थे, तो उसे 2.8 रुपीज के ऑर्नामेंट्स चुरा लिए और उसको फर्दर आगे जाकर बेच दिया सिर्फ 5 अन्नाज में। ठीक बात है। तो उसके बाद जब ट्रायल हुआ, उसके कंडक्ट को देखा गया, तो उसमें शो किया गया, उसमें पता चला कि भाई उसके पास ही हैज अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज ओन एक्ट, कि उसे पता है कि मैंने जो एक्ट किया है और उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होने वाले हैं, तो इसलिए ही वॉज हेल्ड गिल्टी। ठीक बात है। और इसमें 3 पॉइंट आते हैं कि जब हम 83 में, अच्छा हाँ, 82 में जो फेमस मैक्सिम है वो आपकी है डोली इन कैपेक्स, मतलब इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, या फिर कह सकते हैं इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म। और जो 83 है वो बात करता है डोली कैपेक्स की, जिसमें कि हाँ कैपेबल है ऑफ डूइंग हार्म, कि उसे पता है कि भाई अगर सफिशिएंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर प्रूफ हो जाती है तो उसको हेल्ड किया जाएगा गिल्टी। ठीक बात है। तो इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं हमें चाइल्ड को जब हम हेल्ड करते हैं लाइबल। पहला कि इमीडिएट उसका एक्शन क्या था चाइल्ड का आफ्टर द कमीशन ऑफ द एक्ट, कि उसने जो काम किया उसके बाद उसका इमीडिएट जो एक्शन था वो क्या था। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसका क्या कंडक्ट था। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एक्ट डन बाय द चाइल्ड, और उसके बाद जो और जो सिमिलर उसने फैक्टर्स हैं वो भी ध्यान में रखे जाते हैं। अच्छा, एक केस था प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें कहा गया था कि इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ चाइल्ड, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज अ रेलिवेंट डेट। जिस दिन उसने ऑफेंस किया वो डेट मायने रखी जाएगी, ना कि वो जिस दिन ही वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। ठीक बात है। और ये जो ऑफेंस है जो कि है इसको सिर्फ ट्राइबल होगा, और वो बात अलग है कि इसको जुवेनाइल में होगा या कहाँ होगा, वो एक अलग मैटर आ जाता है आपका। ठीक बात है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बी की। अभी तक ये बी जो है वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, उसको अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। अब बात करते हैं बी की। इस तो बी जो है, क्या उसने वो कमिट किया है स्टोलन प्रॉपर्टी का। स्टोलन प्रॉपर्टी आपकी 410 में डिफाइंड है, और 411 में उसकी जो पनिशमेंट है वो आपको गिवन है। तो उसमें जो लिखा है, जो बात की गई है वो यही है कि जब आप ये देख रहे हैं कि उस 300 रुपए का पेन उसने 20 रुपए में खरीदा है, तो यानी कि उसको ये पता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही है। ठीक बात है। तो जो 411 में कोई भी केस फॉल करेगा तो उसमें जो 2 फैक्ट्स हैं वो तो स्टैब्लिश करे जाएंगे बाय डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस से आपको 2 फैक्ट्स प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, 2 फैक्ट्स आपको प्रूफ करने ही पड़ेंगे। पहला है उसमें क्या, थेफ्ट वाज कमिटेड, जो कि आप प्रूफ हो चुका है कि भाई हाँ ठीक है, थेफ्ट जो थी वो हुई थी, थेफ्ट वाज कमिटेड एंड सर्टेन आर्टिकल्स वर स्टोलन। दूसरा दूसरा होगा इसमें कि जो स्टोलन आर्टिकल था वो रिकवर्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एक्यूज्ड, और जो स्टोलन आर्टिकल था जो बी के पोजेशन से
रिकवर किया गया। तो ये तो डायरेक्ट एविडेंस से प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना ही करना होगा टू मेक द एक्यूज्ड फॉल एंड लाइबल अंडर सेक्शन 411। तो उसके बाद जो ये दोनों फैक्ट्स है कि प्रिज्यूम्ड नहीं किए जा सकते, ये डायरेक्ट एविडेंस से प्रोसिक्यूशन को क्या करने होंगे, प्रूव करने होंगे। ठीक बात है। तो इट विल बी ओपन टू कोर्ट, और ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता, मैंने आपको बता दिया। और कोर्ट जो है अब उसको प्रिज्यूम करेगी कहां पर, अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का 114 सेक्शन पढ़ा हो, उसका इलस्ट्रेशन 1, उसमें उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ भाई, उसमें जो इलस्ट्रेशन 1 है उसमें प्रिजम्पशन दी गई हुई है। ठीक है, कि भाई इसको ये माना जाएगा कि या तो ये स्टोलन आर्टिकल है या फिर ये उसने रिसीव की है। ठीक बात है। और जो प्रिजम्पशन होगा वो ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी होगा, क्योंकि वहां पे वर्ड यूज किया है मे। तो प्रोसिक्यूशन यहाँ पर एक तरीके से रियलाई करेगा किस बात पर, कि भाई ये तो इस प्रिजम्पशन पे वो रियलाई करेगा कि भाई हाँ, कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, या फिर जो इन्फ्रेंसेस डिराइव की जाएंगी फ्रॉम द प्रूफ ऑफ circumstances which render it difficult to exclude the fact of knowledge, कि ये नहीं, ये प्रोसिक्यूशन को ये करना पड़ेगा जिसमें कि ये मानना डिफिकल्ट हो जाए कि हाँ, कि भाई एक्यूज्ड जो है वो इनोसेंट नहीं है, उसे इस बात की फुल नॉलेज थी। ठीक है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखी जाती है कि जो प्राइस आपने पे किया है, प्राइस एक्चुअली पेड फॉर द थिंग, इफ इट वाज अ फेयर मार्केट प्राइस तो ठीक है, ये तो आपका जो सस्पिशन है वो आपका फिर रिपेल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ग्रॉस डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द प्राइस पेड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है अगेंस्ट एक्यूज, जैसे कि यहाँ पर बी के अगेंस्ट है। ठीक बात है। तो अब इसमें एक केस था, केस का नाम क्या था, बनवारी लाल भंवर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें यही था कि एक्यूज ने परचेज किया था 9 kg ऑफ सिल्वर। ठीक है, 9 kg ऑफ सिल्वर उसने खरीदा था फॉर अ पाल्ट्री सम, एक स्मॉल अमाउंट पे उसने खरीदा था। तो इट वाज नॉट कंसीडर्ड अ बोनाफाइड परचेज बाय कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको पता है इसके बारे में, आपको इसके बारे में पता था कि भाई ये स्टोलन प्रॉपर्टी और आपने खरीदा, तो यू आर इक्वली गिल्टी। दोनों जो है, मतलब यहाँ पर कि जो जिसने चोरी की और जिसने खरीदा, वो डिफरेंट सेक्शन के अंडर लायबल होंगे, बट लायबल जरूर होंगे। तो इसमें यहाँ पर ये सी आपका एप्रोप्रिएट आंसर है कि ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, यानी कि ए ने ऑफेंस किया है थेफ्ट का और बी ने ऑफेंस किया है स्टोलन प्रॉपर्टी का। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये सेक्शन जो है 82, 83, 411, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को प्लीज लाइक और इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इसे शेयर भी कीजिए, जिससे कि जिसको अभी तक टारगेट फॉर आईक्यू चैनल के बारे में नहीं पता चला है, और स्ट्रिक्ट लॉ सीरीज जो कि आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल साबित होगी इन लॉन्ग रन। आपको ये लॉन्ग रन तक याद रहने वाली है, चाहे आप प्री का एग्जाम करिए या फिर आप मेंस कीजिए। ठीक बात है। और यूके एपीओ का एग्जाम की आप तैयारियां करते रहिए, क्योंकि जो एग्जाम है, मुझे तो ये लगता है कि आजकल जो मोस्ट टॉक्ड एग्जाम है वो यूके एपीओ के बारे में ही बात करते हैं। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। बाकी जो और जुडिशरी हरियाणा और राजस्थान के लिए आ रही है, उसके लिए भी आप अपनी कमर कस के बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड कीप वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोस। और आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप टारगेट फॉर आईक्यू के नंबर 7500110314 पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।